तो हम लोग भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में डिस्कशन कर रहे थे पिछली क्लासेस में। कल हमने प्लेटू के डिवीज़न की बात की थी इंडियन पेनिनसुला के, जिसमें हमने ये देखा था कि इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक तो था प्लेटू, दूसरा था माउंटेन एंड हिल्स और तीसरा था प्लेन एंड वैलीज। तो एक एक करके आज हम उसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो आज हम आपसे बात करेंगे सबसे पहले भारत के प्रायद्वीपीय भाग के प्रमुख पठारों के बारे में, यानी प्लेटूज़ के बारे में, जिसका एक मानचित्र जो आपके सामने भारत का दिख रहा है। इस मानचित्र से आपको लग रहा होगा कि बहुत सारा ये पूरा प्रायद्वीपीय भाग जो है भारत का, वो पठारों से, छोटे बड़े पठारों से ही ढका हुआ है। इन पठारों का हम अलग अलग डिस्कशन करेंगे। जैसे कल हमने नाम लिया था क्लासिफिकेशन में, तो हमने ये देखा था कि ये छोटा सा हिस्सा जो राजस्थान का है, ये मेवाड़ का पठार, उसके साथ ये मालवा का पठार, उसके साथ ये पूरा बड़ा सा डेक्कन का पठार, डेक्कन प्लेटू जिसे लिखा हुआ है, ये देख रहे हैं आप, ये सारा पूरा पठार है। इसी के साथ जुड़ा हुआ है छोटे छोटे और पठार, जिसमें मैदान का, मलनाथ का, कर्नाटका का पठार, तेलंगाना का, जनगणना, ये तमाम सारे छोटे छोटे और पठारी भाग इसके साथ जुड़े हुए हैं। ऊपर जैसे हम जाते हैं तो यहाँ एक मैदानी भाग पाया जाता है, जिसका हम डिस्कशन करेंगे बाद में, जिसको हम छत्तीसगढ़ का प्लेन कहते हैं। छत्तीसगढ़ का मतलब 36 किलो वाला मैदान, जिसके नाम से इसका पड़ा छत्तीसगढ़। आगे जैसे जैसे उत्तर में जाते हैं तो देखें ये बाघेलखंड, बुंदेलखंड का पठार, और ये मध्य भारत का पठार कहलाता है, सेंट्रल हाईलैंड जिसे हम कह सकते हैं, ये सेंट्रल हाईलैंड का पठार है। और जब यहाँ छोटा नागपुर का पठार, जो बड़ा प्रसिद्ध पठार है खासतौर से खनिज संसाधनों की दृष्टि से, तो ये सब पठारी भूभाग हैं। लास्ट में यहाँ देखते हैं किनारे एक बिल्कुल अलग जो है वो प्रायद्वीपीय भारत से बिल्कुल अलग एक और पठारी भूभाग है, जिसको हम कहते हैं शिलांग का पठार। हालांकि ये बिल्कुल अलग थलग है, पर ये पठार भी इसी प्रायद्वीपीय पठारी भाग का हिस्सा है। बीच में नदियों द्वारा इसको अलग कर दिया गया है। तो शिलांग भी इसी प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। कभी कभी कंपटीशन में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि शिलांग कोई अलग प्लेटू नहीं है, बल्कि इसी इंडियन पेनिनसुला का ही वो है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, उसी का भाग ये शिलांग। इस तरह से ये छोटे बड़े बहुत सारे पठार हैं, जिनका हम अलग अलग डिस्कशन आज आपसे करेंगे। तो सबसे हम पहले बात करेंगे सेंट्रल हाईलैंड की, जिसको आपने देखा था। इस सेंट्रल हाईलैंड का मैप अभी आपने देखा था, यही जिसको हम मध्य भारत का पठार कहते हैं। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में 4-5 जिले, उत्तर प्रदेश के 4 जिले, मध्य प्रदेश के, इनमें फैला हुआ है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड या मध्य भारत का पठार। इसी को हम कहते हैं मध्य भारत पठार, यानी भारत का मध्य पठार जिसे हम कह सकते हैं। ये प्लेटू ऐसा है जो चंबल, प्रमुख रूप से इस एरिया में चंबल नदी का प्रवाह होता है, और जो एक रिफ्ट वैली में, दरार घाटी में प्रवाहित होते हुए इस प्लेटू से गुजरती है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ, इन सहायक नदियों के साथ गुजरती है चंबल नदी इस सेंट्रल हाईलैंड में, जिसमें काली सिंध, बनास, परवम, पार्वती, ये कुछ इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं, जिनके साथ ये इस एरिया को सिंचित करती है, प्रवाहित करती है, दरार घाटी में बहती है। चूँकि ये बड़ा पुराना भूभाग है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये पूरा प्रायद्वीपीय भाग जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसलिए करोड़ों वर्षों से इसमें जो है वो अपरदन की क्रियाएं संपादित हुई हैं। इसलिए ये पठार जो है वो रोलिंग प्लेटू की तरह हो गया, यानी जिसका ऊपरी टाप जो है वो फ्लैट हो गया हो अपरदन की क्रियाओं के फलस्वरूप। और साथ ही साथ उसमें राउंडेड हिल्स पाई जाती हैं। ये राउंडेड हिल्स होती हैं जब नदियों द्वारा अपरदन होता है, तो बीच बीच में ये गोल गोल पहाड़ियाँ जो है वो छूट जाती हैं, क्योंकि अपेक्षाकृत ये कठोर चट्टानों की बनी हुई होती हैं, जिसकी वजह से ये राउंडेड हिल्स टाइप के इन पठारों में कुछ पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। कठोर चट्टानों से बने होने के कारण ये स्टेबल फाउंडेशन की तरह होती हैं, जिसको हम राउंडेड हिल्स कहते हैं, जो प्रमुख रूप से सैंड स्टोन की बनी हुई है। इसलिए इस एरिया में सैंड स्टोन की माइनिंग भी बहुत होती है, ये पूरा जो सेंट्रल हाईलैंड है। एक बात और है, चूँकि ये भारत के उस हिस्से में से है जहाँ वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है, खासतौर से इस पठारी भूभाग में, तो जिसकी वजह से यहाँ वनों का भी विस्तार खूब पाया जाता है। इसीलिए इस एरिया को थिकली फॉरेस्टेड कहा जाता है, यानी चंबल के आसपास का पूरा एरिया
थिकली फॉरेस्टेड एरिया है, वो वनस्पतियों द्वारा जो है ये आच्छादित है। एक बड़ी ख़ास बात इस एरिया में पाई जाती है, इस प्लेटू के यानी इस जो चंबल हमारी नदी है उसके द्वारा एक विशेष प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण किया जाता है, जिसे हम रैवाइन या बीहड़ कहते हैं। हिंदी में इसको हम बीहड़ कहते हैं, रैवाइन। और इसी बीहड़ वाले हिस्से को बैडलैंड कहते हैं। ठीक है, ये बीहड़ ऐसे होते हैं जहाँ गहरी गहरी घाटियों का कटाव होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसा लगता है कि गहरी गहरी घाटियाँ कई सारी, बिल्कुल उनका नेटवर्क होता है, एक जाल होता है, तो इसीलिए उनको बीहड़ कहते हैं, जिसमें आना जाना बड़ा मुश्किल है, जहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कि जितने भारत के प्रसिद्ध डकैतों का जो अड्डा रहा है वो यही चंबल की घाटी है, जिसको हम चंबल का बीहड़ कहते हैं। इसी रैवाइन में उसकी वजह क्या है, ये बड़ी सुरक्षित जगह है, घने जंगल है, उन जंगलों के बीच में गहरी पतली घाटियाँ हैं, उन घाटियों में विशेष रूप से ये सारे डकैत आने जाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। सड़क और अन्य परिवहन के साधन न होने की वजह से कोई पुलिस प्रशासन आसानी से इस भूभाग में एंट्री नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इसको बड़ी सेफ रहाइशगाह डकैतों की माना जाता है। तो चंबल का जो रैवाइन है, बीहड़ है, वो इसलिए भी फेमस है। तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। ये एक बात हो गई। उसके अलावा एक साथ और हम इसको देखेंगे, जब चंबल रैवाइन की और हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, अक्सर गली टाइप का इरोजन होता है, गलीस, और वही गलियां जो गलीज जो है वो अवनालिका जिसको हम कहते हैं, गहरी होकर फिर बीहड़ों के रूप में हो जाती हैं। तो वर्तमान में भी कुछ सारे इलाकों में क्या हुआ है कि इसका रिक्रिमिनेशन भी कर दिया गया, उसको समतल करके खेती बाड़ी भी की जा रही है, और अभी भी अधिकांश हिस्सा नदी के आसपास का थिकली फॉरेस्टेड है और वो बीहड़ की तरह होते हैं। तो पूरी एक टोपोग्राफी आपको इस पूरे जो एरिया है, मध्य प्रदेश का हिस्सा, राजस्थान का हिस्सा, कुछ उत्तर प्रदेश का हिस्सा, ये सारा का सारा बीहड़ों द्वारा ही बना हुआ है। पर ये जो सेंट्रल हाईलैंड है प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश और कुछ हिस्से उत्तर प्रदेश में ये पाया जाता है। ये था हमारा सेंट्रल हाईलैंड, जिसे हम मध्य भारत पठार कहते हैं। बाकी हिस्सा हम आपसे कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।